हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी और इसमें हमारा चैप्टर 4 चल रहा है जिसका नाम है एग्रीकल्चर। तो इसमें आज हम शुरू करेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से। अब ये जो एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में एक एज ओल्ड प्रैक्टिस है। थाउजेंड ऑफ ईयर से हम इंडिया में एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। सस्टेनेबल तरीके से हम पहले लैंड को यूज़ करते थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन बढ़ी तो हमारी फूड की डिमांड बढ़ी। डिमांड बढ़ने के साथ साथ हमने अपने एग्रीकल्चर को थोड़ा मॉडर्न किया। हम अपने एग्रीकल्चर में टेक्निकल रिफॉर्म्स लेकर आए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आए, सो दैट कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वैसे वैसे हम अपने एग्रीकल्चर को भी डेवलप कर पाए। हमने एग्रीकल्चर के बहुत सारे सोर्सेस को डेवलप किया। इवन के जो इरिगेशन है, इरिगेशन के हम बहुत सारे मेथड्स लेकर आए, कैनाल इरिगेशन लेकर आए, ट्यूबवेल्स लगाए इरिगेशन के लिए। लेकिन अभी भी इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे कि अभी भी जो फार्मर्स है ना, वो इरिगेशन के लिए मॉनसून पे डिपेंडेंट है। वो कोई फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं कर रहे, कोई यूरिया वगैरह यूज़ नहीं करते। वो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पे ही डिपेंडेंट है। जैसी सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी है वैसे ही उसमें वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं। ऊपर से कोई भी वो फर्टिलाइज़र नहीं डालते, ना ही वो कोई और मैन्योर वगैरह डालते हैं। सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग वहाँ पे होती है। अब हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम पे हमारी पॉपुलेशन थी अप्रॉक्सीमेटली 40 करोड़ के आसपास, लेकिन अब हमारी पॉपुलेशन बढ़ के हो गई है 130-135 करोड़ के आसपास। तो हमारी जो पॉपुलेशन है ना, वो 3 टाइम से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसीलिए हमें भी हमारी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ रही है। तो आने वाले टाइम में हमें ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ बहुत सारे सीरियस चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। और ऊपर से इंडिया की बात करें तो इंडिया में 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है उनका लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इसीलिए एग्रीकल्चर में अब टेक्निकल चेंजेस करने की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करने की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। इसीलिए हमें अब ज़रूरत है इंडिया में लैंड होल्डिंग्स की कलेक्टिवाइजेशन करने की, कंसोलिडेशन करने की। कलेक्टिवाइजेशन कंसोलिडेशन क्या होता है कि जो खेत होते हैं ना, छोटे छोटे जो खेत होते हैं उनको इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा खेत बनाना। जैसे कि अब फार्मर्स पहले खेती करते हैं, अपने छोटे छोटे उनके खेत होते हैं, उन खेतों में वो खेती करते हैं। कलेक्टिवाइजेशन में क्या होता है कि ये जितनी भी लैंड होल्डिंग्स है इनको इकट्ठा करके इनका एक बहुत बड़ा खेत बना देते हैं और उसमें फिर मॉडर्न तरीके से वो वहाँ पे एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब देखो, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन फोकस क्या था? मेन फोकस था लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स लाना फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन फोकस था। अब हुआ क्या, इंडिपेंडेंस के बाद राइट ऑफ इनहेरिटेंस के थ्रू जो लैंड होल्डिंग्स थी ना, उसकी फ्रेगमेंटेशन हो गई। कैसे? अब देखो, एक किसान था उस टाइम पे, अगर हम बात करें 1947-1950s की, तो एक किसान था। अगर एक किसान के 3 बेटे थे, सपोज इसके पास 30 एकड़ ज़मीन थी, तो अब इसके 3 बेटे हैं तो तीनों में 10-10 एकड़ ज़मीन बट जाएगी। अब इसके आगे, इनके फिर आगे अगर 2-2 बेटे भी होते हैं तो भी इनमें आगे फिर 5-5 एकड़ ज़मीन बंट जाएगी। इनके फिर आगे 2-2 बेटे हो जाएंगे तो 2.5-2.5 एकड़ ज़मीन रह जाएगी। तो इस तरह से राइट ऑफ इनहेरिटेंस के थ्रू जो लैंड होल्डिंग्स थी ना, उनकी फ्रेगमेंटेशन होती गई आगे आगे। तो धीरे धीरे जो साइज था ना, फार्म का साइज था, वो छोटा होता गया। अब किसानों के पास क्या होता है, छोटी सी लैंड होल्डिंग्स होती है, उस पर वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ही कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। अब जो लैंड रिफॉर्म्स के लॉज आते हैं, अब उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती। अब लॉज तो हम ले आते हैं लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करें तो ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर तरीके से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लेकर आई सो दैट कि हम अपने इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकें। 1960s के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स आए, 1970s के टाइम पे, इसी टाइम के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन आई। 1960s के टाइम पे, 1960-70s के बीच में ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने
नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करी, HYV सीड्स यूज़ करे, हाइब्रिड वैरायटी के सीड्स यूज़ किए, फर्टिलाइजर्स लेकर आए, पेस्टिसाइड्स लेकर आए हमारे एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। अब देखो, हम जो हमारे पास लैंड है, जो लैंड होल्डिंग्स है, उनका साइज तो हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन वही जो लैंड होल्डिंग है उसकी प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं हमारे एग्रीकल्चर को थोड़ा मॉडर्नाइज करके, HYV क्वालिटी के सीड्स को यूज़ करके, हाइब्रिड क्वालिटी के हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के सीड्स को यूज़ करके, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके हम इसी लैंड होल्डिंग्स का जो प्रोडक्शन है उसको तो हम बढ़ा सकते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में यही चीज़ें हुई थी। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी तो हाई यील्डिंग वैरायटीज के सीड्स लाए गए सो दैट की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। और इसी बीच में वाइट रेवोल्यूशन भी आई थी सो दैट कि इंडियन एग्रीकल्चर को थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। ये एक इनिशिएटिव था इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने का हमारे इंडियन गवर्नमेंट का। बट अब हुआ क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन तो ले आए, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन जो आई है ना वो कुछ सिलेक्टेड एरियाज तक ही हो पाई है, सिलेक्टेड एरियाज तक ही उसको इम्प्लीमेंट किया गया। पूरे ऑल ओवर इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। कुछ फ्यू क्रॉप्स में ही ग्रीन रेवोल्यूशन लाई गई है, सारी क्रॉप्स में भी ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो नहीं आई है। फिर उसके बाद 1980s 1990s के टाइम पे, उस टाइम पे भी बहुत सारे लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स शुरू किए गए थे, हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किए थे। बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए, टेक्निकल रिफॉर्म्स किए गए एग्रीकल्चर सेक्टर में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाई गई, जैसे इन पिक्चर्स में दिख रहा है। ये मशीनरी से अब एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, मशीनरी के थ्रू अब खेतों में सोइंग का काम हो रहा है। रिफॉर्म्स तो ला रहे हैं, लेकिन ये जो रिफॉर्म्स है ना वो इंडिया के हर एक पार्ट्स तक पहुंच नहीं पाते। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोविजंस हमारी भारत सरकार लेकर आई। हमारी भारत सरकार ने किसानों के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू करी, ग्रामीण बैंक्स इस्टेब्लिश करी सो दैट कि क्रॉप्स की इंश्योरेंस करी जा सके इन केस ड्रॉट्स आ जाए, फ्लड्स, साइक्लोन, फायर या फिर कोई डिजीज़ लग जाए तो खराब, अगर फसल खराब होती है किसान की तो उस केस में किसान को कुछ मुआवजा दिया जा सके। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो आई या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स जो शुरू करी गई थी वो किसानों को लोन फैसिलिटीज़, लोन्स देती थी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब किसानों को, अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव बैंक्स, ग्रामीण बैंक्स शुरू करी गई थी, इस्टेब्लिश करी गई थी, ये गवर्नमेंट ने बेसिकली किसानों के लिए ही शुरू करी थी सो दैट कि किसानों को कुछ पैसा मिल सके लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किए गए, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम आई। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू करी थी फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। इसके साथ साथ टीवी, रेडियो पे स्पेशल बुलेटिन्स आने लगे, स्पेशल वेदर बुलेटिन्स आने लगे, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स आने लगे फार्मर्स के लिए सो दैट कि फार्मर्स को पता चल सके कि हम एग्रीकल्चर को कैसे बेटर तरीके से कर सकते हैं। वेदर बुलेटिन से किसानों को पहले पता चल जाता था कि आने वाले टाइम में बारिश होने वाली है और वो अपने प्रॉपर मेजर ले सके सो दैट कि उनकी क्रॉप खराब ना हो। इसके साथ साथ गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेकर आई। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या होता है, एमएसपी। तो एमएसपी पे क्या होता है कि किसानों को मिनिमम इतना प्राइस उसकी क्रॉप का मिलेगा ही मिलेगा, उससे कम उनको प्राइस नहीं मिलता। और एमएसपी किस बेसिस पे रखा जाता है, एमएसपी होता है कि क्रॉप को ग्रो करने के लिए किसान का जितना खर्चा आता है उससे 1.5 गुना ज़्यादा जो एमएसपी होता है वो सरकार तय करती है। सपोज किसान का एक खेत में खर्चा आया है 100 रुपीज़, तो एमएसपी कितना होगा 150, सो दैट कि किसान को 50 रुपए का मार्जिन यहाँ पे मिल सके। तो इसीलिए सरकार एमएसपी लेकर आई किसानों की हेल्प करने के लिए। और इसके साथ साथ फार्मर्स की एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, मिडलमैन को ख़त्म करने की सरकार ने यहाँ पे कोशिश करी थी एमएसपी के थ्रू। जो मिडलमैन होते हैं, बीच में आड़ती वगैरह होते हैं, वो किसानों की बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, तो इसी के लिए एमएसपी सरकार जो है वो अनाउंस करती है। नेक्स्ट चलते हैं बुदान ग्रामदान पे। ये बुदान ग्रामदान क्या होता है, भूमि दान। बुदान ग्रामदान कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है भूमि दान, कि कुछ जो लैंड होल्डिंग्स है उसको दान कर देना गरीब लोगों को। अब जो महात्मा गांधी जी थे हमारे फ्रीडम फाइटर, महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे को डिक्लेयर किया था अपना स्पिरिचुअल हायर। तो महात्मा गांधी जी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि मेरे जाने के बाद जो मेरा हायर होगा वो होंगे विनोबा भावे जी।
इसके लिए विनोबा भावे जी ने सत्याग्रह में भी बहुत बार पार्टिसिपेट किया। एक सत्याग्रही थे विनोबा भावे महात्मा गांधी जी के, सबसे मतलब फोरमोस्ट सत्याग्रही थे विनोबा भावे महात्मा गांधी जी के। तो इसीलिए अब जो गांधी जी क्या चाहते थे, गांधी जी का कॉन्सेप्ट क्या था, गांधी जी का कॉन्सेप्ट था ग्राम स्वराज्य, कि जो गांव वाले लोग हैं, जो विलेज लेवल पे काम हो रहे हैं, वो अपनी मर्जी से काम करें, उनके पास भी कुछ पावर्स होनी चाहिए। जो विलेज लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है ना, जो वो गांधी जी का कॉन्सेप्ट था कि जो विलेज लेवल है, विलेज लेवल पे भी एक पंचायती राज होना चाहिए, काइंड ऑफ पंचायती राज। ये कॉन्सेप्ट गांधी जी का था, जो बाद में इम्प्लीमेंट किया गया। जब गांधी जी शहीद हुए तो उनके बाद जो विनोबा भावे जी थे, उन्होंने पदयात्रा शुरू करी। पदयात्रा क्यों शुरू करी थी? गांधी जी के मैसेज को आगे लोगों को देने के लिए, पूरे कंट्री में गांधी जी के मैसेज को देने के लिए उन्होंने एक पदयात्रा शुरू करी थी। और इसमें एक बार फिर वो पहुंचे थे आंध्र प्रदेश में। विनोबा भावे जी आंध्र प्रदेश में पहुंचे थे। वहां पे वो पोचमपल्ली में लेक्चर दे रहे थे, भाषण दे रहे थे। कुछ गरीब किसान थे जिनके पास जमीनें भी नहीं थी, विलेजर्स थे, तो वो उनको अपना लेक्चर दे रहे थे। तो उसी टाइम पे फिर विलेजर्स ने एक डिमांड रखी। उन्होंने बोला कि आप हमें कुछ जमीन दे दो, सो दैट कि हम अपने खाने पीने का खर्चा जो है वो खुद उठा सके, हम अपने इकोनॉमिक वेलबींग का खुद ध्यान रख सके। तो वो वहाँ के जो गरीब किसान थे, जो गरीब लैंडलेस विलेजर्स थे, उनकी डिमांड थी। तो अब उनको विनोबा भावे जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैं आपको देखो इस बात का प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं सरकार के साथ इसके बारे में बात करूंगा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा एक्ट लेकर आए कि गरीबों को जमीनें मिल सके, थोड़ी बहुत जो गरीब लोग हैं उनको इतनी जमीन मिल सके कि वो अपने खाने पीने जितना जो है उतना वो सीरियल्स वगैरह अपनी जमीन पे उगा सके। तो इसी के बीच में फिर एक वहां पे बैठे थे श्री रामचंद्र रेड्डी जी, वो खड़े हुए, उन्होंने बोला कि मैं 80 एकड़ जो लैंड है, काफी अच्छे खासे थे उनके पास, बहुत लैंड थी, तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी 80 एकड़ जो लैंड है ना वो लोगों में दान कर दूंगा। जो 80 लैंडलेस विलेजर्स है उनको मैं दान कर दूंगा। मतलब कि जो 80 एकड़ जमीन है वो मैं 80 लैंडलेस विलेजर्स को एक एक एकड़ का जो जमीन है वो दे दूंगा। तो इसको बोलते हैं भूदान, मतलब कि भूमि दान। उन्होंने अपने जो कुछ अपनी जो जमीन थी उसको दान कर दिया, इसको बोलते हैं भूदान। और उसके बाद फिर और वो बहुत जगह गए विनोबा भावे जी, और बहुत जगह उन्होंने ट्रैवल किया, अपने आइडियाज को फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और लोगों को भी उनका आइडिया पसंद आया। बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीनें दान करी, जो लैंडलेस लोग थे उनको अपनी जमीनें दी। लेकिन अब देखो सबको ये आइडिया पसंद नहीं आता। बहुत सारे लोगों को उस टाइम पे ये भी था कि अगर इन केस फ्यूचर में कोई ऐसा एक्ट आ गया कि हमें अपनी जमीन देनी पड़ेगी तो ये तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। लेकिन बाद में एक एक्ट ऐसा बना भी था जिसका नाम था लैंड सीलिंग एक्ट। तो लैंड सीलिंग एक्ट में क्या हुआ था? लैंड सीलिंग एक्ट में था कि आप मैक्सिमम इतनी जमीन ही अपने पास रख सकते हो, इससे ज्यादा अगर आपके पास जमीन है तो वो वाली जमीन सरकार ले लेती थी और आगे फिर गरीबों को वो बांट देती थी। बाद में फिर लैंड सीलिंग एक्ट बना भी था, तो ये मेंशन भी है अभी भी। तो लीगली जब लैंड सीलिंग एक्ट में आया तो इसके थ्रू फिर बहुत सारे ऐसे लैंड ओनर्स थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, तो उनकी कुछ ज़मीनें सरकार ने ले ली। मैक्सिमम लिमिट थी कि मैक्सिमम आप अपनी इतनी ही ज़मीन रख सकते हो। तो जिनकी ज़मीन उस मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा थी उनसे ज़मीनें ले ली गई और वो वाली जो ज़मीनें थी वो गरीब लोगों में बांट दी गई, जिसको बोलते हैं ग्राम दान। तो ये जो भूदान ग्राम दान मूवमेंट था, ये शुरू किसने किया था? ये शुरू किया था विनोबा भावे जी ने, और इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई भी खून खराबा नहीं हुआ। शांति से गरीब लोगों को ज़मीनें भी मिल गई, उनका जो खाने पीने का था वो जुगाड़ भी हो गया और साथ ही साथ लैंड सीलिंग एक्ट भी आ गया। इसीलिए इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन बोला जाता है, जिसकी शुरुआत करी थी विनोबा भावे जी ने, जिसका पहले नाम किया था भूदान ग्राम दान मूवमेंट, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट से, राइट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।